हेलो एवरीवन। परीक्षा रथ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अक्षांश तथा देशांतर के पार्ट 2 पर डिस्कशन करेंगे। ज्योग्राफी 6 क्लास की एनसीईआरटी को हम इस चैनल पे कवर कर रहे हैं और उसमें जो एग्ज़ाम आस्पेक्ट से आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एनालिसिस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अक्षांश और देशांतर की एप्लीकेशंस क्या है, कैसे आप इसको रोज़मर्रा के जीवन के साथ साथ ही कैसे आप अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से, इस सब्जेक्ट के पर्पज़ से या अनदर सब्जेक्ट में भी इसका इस्तेमाल आप अच्छे से कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप कौन कौन से डायमेंशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अक्षांश और देशांतर वो मूल पॉइंट्स हैं। ग्लोब के बारे में जानकारी हो जाती है इसके आधार पे, तो उसी के आधार पे आप समय का निर्धारण कर सकते हैं और समय के निर्धारण के आधार पे ही पूरे विश्व को आज के समय में जो ग्लोबल लेवल पे चीज़ें यूनाइट हो पा रही हैं, यो सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों का जो हम सही तरीके से आकलन कर पा रहे हैं उसके पीछे भी अक्षांश और देशांतर की ही भूमिका है। अक्षांश और देशांतर में ग्लोब को बांटने के साथ आप एक जगह के जो निर्धारित मानक समय हैं उसके हिसाब से आप यात्रा करने में या वर्किंग आवर को डिसाइड करने में या फिर आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने में, जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स यानी मल्टी डायमेंशंस में आप अक्षांश और देशांतर के यूजेस को समझ पाएंगे। साथ ही मौसम विज्ञान में जलवायु के पर क्या प्रभाव होता है, कैसे हमारे यहाँ मौसमी प्रभाव होता है, ये सारी चीज़ें हम अक्षांश और देशांतर के आधार पर समझ पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे निर्धारित होता है या किसी देश का मानक समय क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम कैसे निर्धारित होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो में ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर की बेसिक जानकारी हमने ले ली है। इससे पिछले वीडियो का जो भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप इसको जाकर देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि अक्षांश के आधार पे ही क्या डिसाइड होता है कि किसी भी एरिया का, किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा। जैसे कि ये आप ग्लोब है, ये फिगर आप देख सकते हैं, ये फिगर है अक्षांश एवं ताप कटिबंध यानी टेम्परेचर कैसे वेरिएट करता है अलग अलग अक्षांशों पे। और मुख्य मुख्य अक्षांश कौन से हैं, तो पृथ्वी के सबसे मुख्य अक्षांश है 66.5 डिग्री, जो झुकाव का बिंदु है, जहां पृथ्वी अपने केंद्र की ओर झुकी हुई है, ये 66.5 डिग्री है। और इस जो यहीं पे वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर मूव करती है, जिससे हमारा ऋतु परिवर्तन होता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी ये अक्षांश जो होता है वो मकर रेखा कहलाता है। ये याद रखिएगा, 23.5 डिग्री बोलने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको दक्षिण या उत्तर, अक्षांश के लिए दक्षिण या उत्तर और देशांतर के लिए आपको पश्चिम या पूर्व दिशा का निर्धारण करके बोलना होगा कि कौन सा अक्षांश किस तरह का आप बताना चाह रहे हैं। यानी उससे उसका प्लेस और उसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में यहीं से पता चलता है कि किस गोलार्ध में है और किस अक्षांश पे है वो स्थान। तो इसमें 23.5 डिग्री मुख्य है। ये किस लिए है, उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा कहते हैं, 0 डिग्री को हम विषुवत वृत्त कहते हैं और 66 डिग्री 66.5 को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और ऐसे ही हम कटिबंधों का निर्धारण करेंगे। जैसे विषुवत वृत्त के आसपास का जो क्लाइमेट होता है वो उष्ण कटिबंध होता है, यानी यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वहाँ हीट ज़्यादा होगा। क्यों हीट ज़्यादा होगा, क्योंकि जो सूर्य ताप है, सूर्य ताप सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में प्राप्त होता है। वहीं ऊपर की तरफ हम उत्तरी गोलार्ध में जब बढ़ेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है। फिर उसके ऊपर का जो होता है उत्तरी ध्रुव वाला वृत्त होता है और उसके ऊपर का क्षेत्र होता है उत्तरी शीत कटिबंध का। ऐसे ही हम दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ेंगे तो विषुवत वृत्त के नीचे मकर रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, विषुवत मकर रेखा के नीचे, वो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है और दक्षिण ध्रुव वृत्त के नीचे दक्षिण शीत कटिबंध कहलाता है। ये हमारे क्या है, मुख्य ताप कटिबंध। आई होप इतना आपको समझ में आएगा।
ये थे मुख्य कटिबंध और मुख्य अक्षांश। देशांतर हमने पिछले क्लास में किया था, पिछले लेक्चर में। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। देशांतर और समय क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की जो गति होती है उससे हम नापते हैं। और सूर्योदय एवं सूर्यास्त चूँकि प्रतिदिन होता है तो इससे हमें पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन यहीं से मिल जाता है। स्थानीय समय का जो अनुमान लगाया जाता है वो सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है, क्योंकि दोपहर में क्या होता है कि सबसे छोटी परछाई बनती है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी परछाई होती है। तो पहले के लोग जो थे, जब इतनी तकनीक डेवलप नहीं थी, तो उस समय परछाई देख के ही समय का निर्धारण किया जाता था। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख जो यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय यामोत्तर पर यानी मेरिडियन पर स्थित सभी स्थानों पर वो समय जो होता है वो दोपहर का समय होता है। क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है, तथा इसलिए सारे स्थान के जो पूर्व में स्थान होगा, ग्रीनविच के पूर्व में जो स्थान होगा, उनका समय ग्रीनविच समय से हमेशा आगे होगा, और जो पश्चिम में स्थान होगा उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। आपको ये आई होप समझ में आएगा कि समय के आगे पीछे होने के कारण में क्या है, मूल में क्या है, पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। समय के अंतर की दर की गणना किस विधि से की जाती है? तो चूंकि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितनी डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। 360 डिग्री पृथ्वी क्या होता है, अपने अक्ष पे घूमती है। गोला क्या होता है, 360 डिग्री, यानी पृथ्वी 360 डिग्री ही घूमती है। कितने समय में? टाइम क्या है, T=24 आवर। अब हम ये देख लेते हैं कि 1 घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमेगी। तो 1 घंटे में घूमेगी पृथ्वी हमारी 15 डिग्री। 15 डिग्री, तब 1 डिग्री का अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 4 मिनट, यानी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और इसी से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं कि ग्रीनविच में दोपहर अगर 12 बजेगा, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, तो 15 × 4 60 मिनट, यानी ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे का समय कैलकुलेट किया जाएगा। और वहीं दोपहर का अगर 1 बजा हो और ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का अगर हमें समय निकालना हो, तो ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे क्या होगा, वही कैलकुलेट कर लेंगे। यानी 1 घंटा पीछे 12 से 1 घंटा पहले, तो या 1 बजे से 1 घंटा पहले क्या होगा, 12 बजेगा। और उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि हो रही होगी, यानी ग्रीनविच के समय से। और अगर हम 180 डिग्री पर कैलकुलेट करें तो ग्रीनविच पे जो समय होगा, अगर 12 दिन के बज रहे होंगे तो 180 डिग्री पर क्या हो रहा होगा, मध्यरात्रि हो रही होगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बहुत अच्छे से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित है, तो उसको बहुत ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, और ऐसे ही घड़ी के द्वारा दिखाया गया जो समय होता है उस स्थान का स्थानीय समय कहलाता है। इसी तरह से हम स्थानीय समय का भी उस स्थान के हिसाब से निर्धारण करते हैं। फिर है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, मानक समय हम क्यों निर्धारित करते हैं, हमें इसकी क्या ज़रूरत है। क्योंकि अलग अलग यामोत्तर पर, यानी अलग अलग जो मेरिडियन है, स्थित स्थानों के स्थानीय समय में क्या है, बहुत अंतर है। जैसे भारत बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली जो रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार अगर करना पड़े हमें, और सही से हमें टाइम निकालना ना, क्योंकि हर कुछ दूरी पे क्या होता है, पश्चिम में बढ़ेंगे तो अलग टाइम होगा, पूर्व में बढ़ेंगे तो अलग टाइम होगा। तो इससे बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, एक सब जगह के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दिया जाता है। हर राष्ट्र का, हर देश का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित होता है। जैसे कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से जाता है, 82.5 डिग्री जो वो है पूर्वी यामोत्तर, यानी देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री की है, उसको क्या माना गया है, उसी को हमारे यहाँ का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम के लिए मानक माना गया है। और जो कि कहाँ से गुजरती है, तो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। तो इस तरह से हर देश का
जैसे अगर हम टाइम क्यों ऐसा माना जाता है, इसके पीछे का कारण ये है कि जैसे भारत का गुजरात का क्षेत्र है और असम का क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो समय का अंतर है वो लगभग 2 घंटे के आसपास है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। और इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी यामोत्तर के स्थानीय समय को हम देश का मानक समय मान लें। और इसी आधार पर इस प्रयागराज के नैनी से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर को इसको मान लिया गया है स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री। याद रखिएगा 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। और इस यामोत्तर के स्थानीय समय को ही हम पूरे देश का मानक समय मानते हैं। और इसी के आधार पर ही क्या होता है कि कैलकुलेशन होता है, ताकि अगर रेल के टाइम में उसके चलने के टाइम में या वायु मार्ग से चलने वाले साधनों के आधार पर हर चीज़ को आप कैलकुलेट इसी से कर सकते हैं। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो है कि पृथ्वी पर 180 डिग्री यामोत्तर के लगभग जो रेखा है, स्थल खंडों को इसको छोड़ दिया गया है। जो तिथि रेखा निर्धारित की गई है उसके लिए पहले क्या किया गया है कि सभी स्थानों को छोड़ा गया है और उसके बाद तिथि रेखा को काल्पनिक रूप से जो गुजारी गई है उसके लिए जो जो स्थान पड़ते हैं, कैसे विभाजित करती है तिथि रेखा, वो साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए क्या किया गया कि इसको अलग से साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या पूर्व की ओर मोड़ दी गई है और गुजरती है बेरिंग सागर में। यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है और फिजी द्वीप समूह में एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए क्या किया गया है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर इसको मोड़ा गया है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है, अतः इसे पार करते समय 1 दिन बढ़ाया या घटाया जाता है। इस तरह से तिथियों का निर्धारण किया जाता है और इसी के आधार पे जो जलयान होते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर जब करते हैं, पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन जोड़ दिया जाता है और जब पूर्व दिशा में यात्रा करेगा वो तो 1 दिन उसमें से घटा दिया जाता है। इस तरह से तिथि निर्धारित होती है। आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे तिथि निर्धारित होती है, कैसे समय निर्धारित होता है और ये सब कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं। आप पर्यटन में भी इसका हेल्प है, कितनी फील्ड में देशांतर और अक्षांश का हेल्प है। ये देखिए पर्यटन की फील्ड में कोई भी यातायात के साधनों का समय कैलकुलेट करना हो, तिथि कैलकुलेट करनी हो, डेट निर्धारण करना हो तो उसके लिए टिकट बनता है। टिकट पे एक मानक समय रखा जाता है, एक डेट दिया जाता है, एक टाइम दिया जाता है। तो उसके लिए अगर हमें अक्षांश देशांतर एक एग्जैक्ट जीपीएस के लिए जिसका यूज आप ओला, उबर और स्विगी, जोमेटो आजकल कई एप्लीकेशंस इसका इस्तेमाल कर रही हैं जीपीएस सिस्टम का। आजकल वर्किंग सिस्टम में भी जीपीएस को शामिल किया गया है अपने कर्मचारियों के समय को मापने के लिए। ये किसके कारण डिसाइड हो पाया है? ये सिर्फ और सिर्फ अक्षांश और देशांतर, यानी आप इसको जी रहे हैं, भूगोल को जी रहे हैं। भूगोल को समझना क्यों आवश्यक है? आपकी जागरूकता का लेवल इसमें अगर अच्छा होगा तो आप रोज़मर्रा की चीज़ों को समझने में अपने आप को कैपेबल पाएंगे और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कैपेबल पाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। जितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उतना आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है जानकारी, जितनी जो भी चीज़ें हैं जानकारी के स्तर की एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी हुई हैं, साथ में एडिशनल कुछ हो सकता है वो इसमें कोशिश की जा रही है कि आपको बताई जाए। जैसे एनसीईआरटी में ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जिक्र नहीं है, ये मैंने इसके साथ जोड़ा है। क्यों इसलिए जोड़ा है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे समय देख रहे हैं तो साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को भी आप यहीं पर समझ लेंगे तो ये आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आप ये कोरिलेट करने में अपने आप को जाहिर सी बात है एबल पाएंगे। तो कंपटीशन ऐसे नहीं निकलता है। कंपटीशन में अगर आपको 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है तो उसमें आपको ये टेक्निक लगानी होगी कि कैसे समय को भी बचाना है, हमें टाइम भी कैलकुलेट होगा कि इतने साल आपने तैयारी की और प्लस में क्या हुआ, आउटकम रिजल्ट आपका क्या हुआ। बाद में आपको उस माइंडसेट से ही आपको रिजल्ट देना है। तो अभी नहीं, आप अपने आप को इस तरह से इस दिशा में लेकर चलें कि वो आउटकम जो आना है वो कम समय में लिमिटेड टाइम में अच्छे डायरेक्शन में काम करने से, गुड स्ट्रैटेजी के साथ चलने से आपको वो आउटकम जल्दी मिल जाए।
क्योंकि अगर सही मार्गदर्शन मिलता है या हमें पढ़ने के लिए सही से चीज़ों को रिलेट करना टाइम से आ जाता है और माइंडसेट उसी की दिशा में चलता है, तो एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कंपटीशन भले लाखों के बीच में होता है, हमें एक सीट चाहिए होती है, और उस एक सीट के लिए आप अगर पर्याप्त अपने आप को अनुशासित रख के सही दिशा में सही सोर्सेस के साथ मेहनत करते हैं, तो आपको आउटकम भी अच्छा मिलेगा, आपकी नॉलेज भी इनबिल्ड होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा में ये खासियत होती है कि शिक्षा इसलिए नहीं होती है कि सिर्फ नौकरी प्राप्त करना है। आपके बौद्धिक विकास, आपके व्यक्तित्व के विकास, आपके जीवन के उत्थान और आपके साथ साथ आपके आसपास को आप कैसे जागरूक कर सकते हैं अपनी जानकारी से, शिक्षा इसलिए होती है। शिक्षा सोच के विकास के लिए होती है, और अगर अच्छी शिक्षा और अच्छा सोच एक साथ मिल जाते हैं तो शायद बहुत व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। तो आप इन चीज़ों को ऐसे ही कोरिलेट करके पढ़िए कि अगर आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं, अक्षांश या देशांतर आपने समझ लिया, तिथि रेखा समझ ली, समय मानक समय समझ लिया कि क्या होता है, तो इससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि आपके सामने ये पता रहेगा कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आप जब वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी इंटरेस्ट आएगा, और इसका इंटरेस्ट आप दूसरे में बिल्ड करेंगे तो उसके फ़ायदे आप दूसरे चीज़ों को कोरिलेट करने में, आंसर राइटिंग में, और जिस भी एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आप फैक्ट के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट और साथ में एप्लीकेशन को भी आप समझाने में सक्षम होंगे। यही इम्पैक्ट डालता है मेंस आंसर राइटिंग में। आप स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का आंसर राइटिंग करेंगे जब, तो उसमें यही मौलिकता होती है कि आप चीज़ों को कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज़ों को कितना कोरिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कितना आप जोड़ पा रहे हैं। यही आपकी एक मौलिकता, आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतनी आपकी एक अलग पहचान, एक अलग आंसर राइटिंग होगी, उसी में आपको आप गेन कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट 2 था और पार्ट 1 चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। चैनल पे आप नए हैं और चैनल भी नया है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही हमारे लिए आपका मोटिवेशन है जो आप हमें देंगे ग्रैटिट्यूड के रूप में। और साथ ही वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। साथ ही कोई सुझाव हो तो कमेंट में दीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन ऊपर रहे और हम और अच्छे से मेहनत करके अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस लाते रहें। तो स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ ग्रेट डे। Thanks for watching.